नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। आज 4 बड़ी खबरों का विश्लेषण आपको दिखाएंगे। पहली खबर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव सिर्फ पद का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की जंग। संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी में तगड़ा मुकाबला देखा गया। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस दलाल उद्योगपति को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से निकालने की जंग बताई जा रही है। दल से ऊपर पसंद वाले चुनाव में दलाल कहां से आए? इतना ही नहीं, सवाल ये भी कि शाह, नड्डा, सोनिया, खड़गे ने किसे दिया वोट। दूसरी खबर, आईएएस अफसर चैत्रावी को किसने परेशान किया? आईएएस चैत्रावी ने होटल कारोबारी नरेंद्र राज पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप क्यों लगाया? सोचिए, जब एक आईएएस अधिकारी को ही परेशान किया जा रहा है तो आम आदमी का क्या होगा? पूरी रिपोर्ट हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। अब बेकार नहीं आपकी कार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इन वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन इसकी सेहत से भी सीधा कनेक्शन है। आपको समझाएंगे। पुलिस की सरकारी नौकरी, आराम चाहिए। जी हां, 3568 युवाओं ने यूपी पुलिस की नौकरी छोड़ दी। 100 ने तो ट्रेनिंग के महीने में ही इस्तीफा दे दिया। सवाल ये कि मेहनत से डरें या मिला बेहतर विकल्प। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इलेक्शन जो है बहुत ही रोचक हो गया है और इस समय वहां वोटों की गिनती चल रही है। लेकिन उसके पहले शाह, नड्डा, खड़गे और बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो है आज अपने वोट डालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे। चुनाव में माहौल ऐसा था जैसे कोई प्रधानी का चुनाव हो रहा हो। एक एक वोट की कीमत यहां पर दिख रही थी। बीजेपी वर्सेस बीजेपी के चुनाव में सिर्फ पद का नहीं, प्रतिष्ठा की जंग देखी गई। राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान कई मौके पर गले मिलते दिखे। पार्टी के नेताओं के साथ वोट देने आए विपक्षी नेताओं का स्वागत करते देखे गए। लेकिन कुछ ऐसे बयान भी सामने आए जिनमें कहा गया कि आपस में बिगाड़े इस डर से ईमान की बात नहीं होगी क्या? कुछ ने कहा यह क्लब केवल सांसद और पूर्व सांसद और उनके परिवार का है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस दलाल उद्योगपति की यहाँ कोई जगह नहीं है। सवाल ये कि फ्रेंडली फाइट में दलाल कहाँ से आ गए? बढ़िया कैफे, जिम, स्पा, सैलून, स्विमिंग पूल बाहरी इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉमर्शियल तरीके से क्लब अब तक क्यों चल रहा है? अब कैसे चलेगा? इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि शाह और नड्डा, सोनिया, खड़गे ने किसे वोट दिया? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के नए सचिव से किसको झटका लगा? क्योंकि बीजेपी में ही कई गुट दिख रहे हैं। निशिकांत दुबे का एक अलग गुट है तो वहीं अनुराग ठाकुर का एक और गुट है। इसी पर बात की कि वोटिंग क्या कहती है। और इस समय की बड़ी खबर लेते हैं कि इस समय फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांटे की टक्कर चल रही है। राजीव प्रताप रूडी को अब तक कुल 97 वोट मिले हैं, जबकि संजीव बालियान को अब तक 86 वोट मिले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। सचिव पद के लिए करीब 1000 वोट पड़े हैं। सूत्र बताते हैं कि राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान में कड़ा मुकाबला चल रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो चुनाव है वो इतना रोचक आखिर कैसे हो गया। अंदर की खबर बताऊंगा कि आखिर अंदर खाने में क्या चल रहा है। और आपको मैं बताऊं कि अभी सारे के सारे जो सांसद हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डटे हुए हैं और एक एक वोट पे नजर रखे हुए हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी चल रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि निशिकांत दुबे ने क्या कहा, सुनिए इसे। एफएस का हो गया, पायलट का हो गया, दलालों का हो गया, बिजनेसमैन का हो गया, उसकी गरिमा वापस लौट गई। और इतना उत्साह, आप ये समझिए कि बूढ़े बूढ़े लोग, 90 साल के लोग, 89 साल के लोग, 95 साल के लोग वोट डालने आ रहे हैं। स्वराज कौशल जी तो चल नहीं पाने की स्थिति में थे, वो वोट दिलाने आ रहे हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन कौन करेगा?
डॉक्टर संजीव बालियान करेंगे, तो सभी संजीव बालियान के लिए आए। ये क्लब जो है आईएएस का हो गया, आईपीएस का हो गया, एफएस का हो गया, पायलट का हो गया। हमारे साथ उदित राज जी जुड़ गए हैं जिन्होंने वोट अपना कास्ट किया है। उनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। इसमें जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वो आरोप सही हैं? उदित राज जी, आपका न्यूज़ इंडिया 24/7 में स्वागत है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी भी जो है वोटों की गिनती चल रही है और आप जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि सारे विपक्ष का जो साथ है वो रूडी साहब के साथ है और वो 94 वोट यानी तकरीबन 96 और तकरीबन 8 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आखिर ये चुनाव इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? भारतीय जनता पार्टी में ही आप देख रहे हैं कि ये फूट पड़ गई है, सारा विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के एक गुट के साथ हो गया है। ये क्या बताना चाहता है, ये क्या हो रहा है सर? देखिए, मैंने नहीं कहा कि कांग्रेस का धड़ा रूडी जी के साथ खड़ा हुआ हो गया है। हमने ये कहा कि बड़ी रोचक लड़ाई है, दोनों तो एक ही दल के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब एमपीओं को कोई कन्विंस करे या उन्हें कोई मोबिलाइज करे तो बड़ा मुश्किल है। कुछ ऐसे हो सकते हैं, लेकिन चुनाव रोचक था, ये बड़ी अच्छी बात है। एक क्लब के लिए अच्छी बात है, चाहे जो जीते, लेकिन सावधान रहेगा और अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, अच्छी सर्विसेज दी जाएंगी। अब देखता हूं कि आखिर में कौन जीतता है, तो उसके बाद ही बधाई दिया जाएगा। वैसे उदित राज जी, आप किसको जिताना चाहते हैं? जीतने वाले को। उदित राज जी, आप किसको जिताना चाहते हैं और क्यों? ये आप नहीं देखिए, ऐसा है कि ये जब मतदान गुप्त होता है और इस पे आप अब रिजल्ट आने दीजिए, तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो अभी यह समय ठीक नहीं है कि हमने मैं किसको जिताना चाहता हूं, किसको नहीं। अरे भाई, दोनों एक ही पार्टी के हैं। ये तो आप सही कह रहे हैं कि दोनों एक ही पार्टी के हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है उदित राज जी कि इतना हाई प्रोफाइल चुनाव हो गया। मैं देख रहा था कि सोनिया गांधी जी, उसके अलावा और भी दूसरे जो नेता हैं, नड्डा जी, अमित शाह जी, ये सारे लोग जो है वोट कास्ट करने के लिए गए। आप भी समय निकाल के वोट कास्ट करने के लिए गए। तो कोई ना कोई मकसद तो होगा ही भाई। अगर कोई काम कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है। और आपका इसमें वोट डालने का अधिकार था, आपने अपने अधिकार का, अपने मत का प्रयोग किया। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर अब जो है जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चल रहा है, इसमें ये कहा गया है कि भाई इसका जो संविधान है उसमें ये कहा गया है कि भाई इसमें सांसद आएँ, पूर्व सांसद आएँ, बैठे विचार करें, देश के जो बड़े मुद्दे हैं उस पर चर्चा करें। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर जो है ऐसे लोग आने लगे जो इसके पात्र नहीं थे, और उसके अलावा इसमें जो है बैठ के जो है दलाली की जाने लगी। जो इसका क्लब है, इसका जो स्विमिंग पूल है, उसका इस्तेमाल जो है ऐसे लोग करने लगे। वो सांसद तो नहीं थे, वो दूसरे लोग थे। एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कभी आपको ऐसा लगा, क्या कभी आप जाते थे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ा, इस तरह की शिकायतें मिली क्या उदित राज जी? नहीं, कुछ अधिकारी लोग हमने देखा है कि वहाँ आते थे, तो हमने खुद भी देखा है। लेकिन एक बात है कि सोनिया जी आई, खड़गे जी आए, अच्छी बात है, मोदी जी को भी आना चाहिए। ये मतलब है कि कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझ ले कि उसके स्तर का ये नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सिंबल है देश के लिए। भले उतना आउटपुट नहीं है, बात तो आपकी सही है कि यहाँ से एकरास द पार्टी लोगों को बैठना चाहिए, थॉट प्रोसेस निकलना चाहिए, कोई नई बात निकलना चाहिए, और मतभेद भूल करके यहाँ तो एक साथ बैठा जाना चाहिए। ये बात आपने बहुत सही किया, उस दिशा में बढ़ना चाहिए इस क्लब को। चुनाव के बाद मुझे लगता है कि इसकी गतिविधि बढ़ेगी। उदित राज जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता जो कि मौके पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस समय चुनाव की क्या स्थिति है, कितने वोट गिने जा चुके हैं, कौन किस स्थिति में, जरा आप भी सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प है। पंकज वानखेड़े, मुझे ये बताइए कि आखिर अभी फिलहाल वर्तमान
में क्या स्थिति है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कितने वोटों का अंतर है। लोगों के दिलों की धड़कन ऐसी बढ़ी हुई है जैसे कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बेशक सर, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अगर तस्वीरों में दिखाने की कोशिश भी करूंगा कि देखिए किस तरह का माहौल है। तमाम सांसद आ रहे हैं, जा रहे हैं। संजीव बालियान खुद यहाँ मौजूद है, बार बार तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, वो भी लगातार वो प्रोसेस देख रहे हैं कितनी काउंटिंग हो चुकी है। तो जानकारी अभी जो निकल कर आई है, करीबन 8 राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। उसमें सबसे अगर मैं बात करूं तो बताए जा रहे करीबन 117 वोट जो है वो राजीव प्रताप रूडी को मिले हैं और 78 जो वोट है वो संजीव बलियान को मिले हैं। तो ये एक स्थिति अभी निकल कर आई है और बाकी अभी लगातार जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। तो बताया जा रहा है करीबन 10:30 बच सकते हैं इस काउंटिंग के प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहली बार ऐसा है कि बड़े दिग्गज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे थे अपने मत करने के लिए, वोट करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो वोटिंग की प्रक्रिया 4 बजे अनुमान बंद होने की बात थी, वो करीबन 4:30 पौने 5 बजे तक चला था। और काउंटिंग का आकलन किया जा रहा था कि हो सकता है कि 300 या 400 वोट होंगे और वो 7-8 बजे तक काउंटिंग क्लियर हो जाएगी। लेकिन 600 से ज्यादा वोट होना और उसके बाद काउंटिंग का प्रोसेस, ये माना जा रहा है कि 10:30-11 भी बज सकते हैं इसको लेकर। लेकिन जो ठीक है पंकज, वो लगातार ठीक है पंकज, आप नजर बना के रखें और हम आपसे समय समय पे अपडेट लेंगे। उदित राज जी, मैं आपको अपडेट, आपने सुन लिया होगा कि राजीव प्रताप रूडी काफी वोटों के अंतर से आगे हैं इस समय। और मैं समझता हूं कि हाँ, एक बार जरा संजीव बालियान और रूडी ने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा चर्चा पे आते हैं। सांसद और पूर्व सांसदों का एक मंच है पूरे देश के, और ये इसकी स्थापना भी इसलिए हुई थी कि हाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार विमर्श हो, अच्छी बातें हो, अच्छी सोच निकले, कोई नई बात निकले यहाँ से। तो अच्छी बात है कि एक बार फिर ये क्लब पूरी चर्चा में है और सब बड़े लोग अगर यहाँ आए हैं तो कुछ बेहतर इस क्लब से होकर निकलेगा। चुनाव में कोई जीते कोई हारे वो एक अलग बात है, वो तो तय करेंगे वोट किसके साथ पड़ी हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से इस क्लब की स्थापना हुई वो जरूर आपको। नेता सोनिया जी आई और उनके साथ खारगिल साहब आए, हमारी पार्टी से अमित शाह जी आए और नड्डा साहब आए। लोकतंत्र का असली स्वरूप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में आया, इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई। परिणाम अभी आने बाकी है। पहली बार बीजेपी वर्सेस बीजेपी, पहली बार बीजेपी वर्सेस बीजेपी है, तो हम लोग खासकर जो बहुत नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग माहौल है। तो हम अपने सीनियर से पूछ रहे हैं कि क्या, क्योंकि हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अभी ज्वाइन किया है, कुछ 1-2 महीने हुए हैं, तो देखते हैं अब कैसा रहे। अच्छी बात है, बढ़िया हो रहा। इतना उत्साह तो मैंने अच्छे इलेक्शन में नहीं देखा होगा जो आज यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अरे कटिंग करो तो पार्टी लाइन आने दो, इसको पहले बैठने दो। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा, कंगना रनौत, उसके अलावा राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान अपनी बात कह रहे थे। और उनका ये भी कहना था कि कितना दिलचस्प ये चुनाव है, इतना उत्साह है, इसके पहले हमने इस तरह का उत्साह नहीं देखा। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, एक हमारे साथ उदित राज जी। उदित राज जी, आपने देखा कि किस तरीके से उत्साह है, और वाकई इसके पहले तो मैंने नहीं देखा इस तरह के चुनाव में इतना उत्साह। 10-11 साल से मैंने भी देखा। मेरा ख्याल है कि 5 साल पहले चुनाव हुआ था या 6 साल पहले, 7 साल। और लेकिन वो इतना हाई प्रोफाइल का नहीं था, ये बड़ा हाई प्रोफाइल का हो गया था। और उसमें विपक्ष के कैंडिडेट खड़े थे और सत्ता पक्ष के खड़े थे। लेकिन इस बार जो टक्कर है, दोनों सत्ता पक्ष के ही कैंडिडेट्स हैं। ये बड़ा रोचक है और हमेशा कंपटीशन अच्छी चीज़ होती है। और उदित राज जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कोई भी जीते चुनाव, उदित राज जी, चुनाव कोई भी जीते, लेकिन अब आप किस तरह की सहूलियत चाहते हैं कि जो भी नया व्यक्ति चुन के आए
वो आप लोगों को किस तरह की सहूलियत दे, जो ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अपना कीमती वोट दिया है, उस व्यक्ति को दिया है। जीत हार किसी की भी हो, लेकिन लोकतंत्र में जो है जो आपस में बातचीत है, आपस में विचार विमर्श है, वो चलना चाहिए। तो आप अब क्या उम्मीद करते हैं कि जो भी नया व्यक्ति आए वो किस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को चलाए? नहीं, इसको एक थिंक टैंक का गेट टुगेदर का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जो बन नहीं पाया। ये जो क्लब का एक होता फीलिंग होती है, वो आ नहीं पाई है। बहुत सारे सांसद हैं, दिल्ली में ही है, बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, XMP बन गए हैं, करंट है, कोई उनको जोड़ने वाला होना चाहिए। टाइम टू टाइम उनका कल्चरल या इंटरनेशनल रिलेशनशिप या और भी डोमेस्टिक लेवल पर करना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो बाहर के लोगों को ओब्लाइज किया जाता है, उससे लोगों में नाराज़गी है, वो नहीं होना चाहिए। यानी बाहर के लोगों की एंट्री जो है वहाँ एक तरफ से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, ऐसा उदित राज जी की मांग है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग जीत के आएंगे इस पर विचार करेंगे। अब पंकज से एक सवाल लेके फिर हम धन्यवाद। पंकज, अभी एग्जैक्टली क्या पोजीशन है अगर हम देखें गिनती में? तो देखिए, अब तक जो अपडेट आई है वो 8 राउंड की अपडेट आई है, उसको लेकर अभी लगातार चर्चा चल रही है। अगर तस्वीर दूसरी तरफ ये भी है कि जो संजीव बलियान है वो अभी तमाम मीडिया से आके बाद काफी हो रहे हैं, उनको इंटरव्यू दे रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी तरफ ये कि जो तमाम समर्थक है वो भी यहाँ मौजूद है। तो ये माना जा रहा है जो टक्कर है वो नेक्स्ट टक्कर चल रहा है। और इस टक्कर में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो राजू प्रताप रूडी है वो आगे चल रहे हैं। ठीक है, पंकज वानखेड़े और उदित राज जी, आप दोनों लोगों को बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर किसी नए मुद्दे पे आपसे चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि जो चुनाव हो रहा है वो बेहद दिलचस्प है और उसमें जीत हार किसी की भी हो, लेकिन एक लाइन, एक लकीर तो खींची जाएगी। जो लोग आपस में चुनाव लड़ रहे हैं उनके बीच में, भले ही वो कुछ कहें, क्योंकि राजनीति कुछ ऐसी ही है। अगली खबर हम आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पे एक IAS अफसर इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने लखनऊ में के एक होटल कारोबारी नरेश राज पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर FIR दर्ज कराई है। चैत्रा वी यूपी की DG यूथ वेलफेयर ऑफिसर हैं। उनका कहना है कि नरेश राज उनके पति हरीश कुमार के बिजनेस पार्टनर थे और कई सालों से होटल का काम साथ में कर रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले बिजनेस में विवाद हो गया। नरेश ने चैत्रा पर दबाव डाला कि वो उन्हें बड़े होटल कारोबारियों से मिलवाएं ताकि उनका बिजनेस बढ़े। जब चैत्रा ने मना किया तो नरेश ने उन्हें मानसिक तौर पर तंग करना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकियां भी देने की बात उन्होंने कही है। इनके खिलाफ चैत्रा ने लखनऊ के आलमबाग थाने में FIR दर्ज कराई है। अब इस मामले की जांच चल रही है, कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों की पड़ताल हो रही है। सोचिए, जब एक IAS अधिकारी को ही परेशान किया जा रहा है तो आम आदमी का क्या होगा। और मैं आपको इस बारे में ये भी बताना चाहता हूँ कि चैत्रा भी सीनियर अफसर हैं और बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। जब इस तरह की कोई घटना होती है तो सवाल उठना लाजमी होता है, क्योंकि IAS अफसर जो कि दूसरों को न्याय दिलाने का काम करता है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो तो निश्चित रूप से ये सवाल खड़े करता है। चैत्रा वी ने जो FIR दर्ज करवाई है उसके मुताबिक होटल कारोबारी नरेन राज, जो उसके पति हरीश कुमार के पूर्व बिजनेस पार्टनर थे, कारोबारी घाटा होने के बाद से दबाव बनाने लगे। वो उन्हें बड़े होटल उद्यमियों से मिलवाने के लिए कई बार कही, लेकिन IAS अफसर ने उसे ठुकरा दिया। उसके बाद से वो अलग अलग माध्यमों से IAS अफसर को परेशान करने लगे, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी। इस मानसिक प्रताड़ना के चलते उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस कारण निजी जीवन में भी तनाव बढ़ गया है। पुलिस इस पूरे मामले पे सख्त कार्रवाई करे, इस तरह की का जो है एक सूचना जो है वो चैत्रा वी ने पुलिस के लोगों को दी है। अब इसमें देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है। आपको बताते हैं कि कौन है चैत्रा वी। 26 जून 1981 को बेंगलुरु में जन्मी
बीकॉम, एमए इन पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की, अकाउंटिंग, फाइनेंस और पब्लिक पॉलिसी की अच्छी समझ रखती हैं। यूपीएससी की परीक्षा पास करके 18 अगस्त 2007 को आईएएस बनी। ट्रेनिंग के बाद प्रतापगढ़ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, हरदोई में सीडीओ रहीं, मेरठ, हाथरस, कासगंज और हापुड़ में जिलाधिकारी रहीं। 4 फरवरी 2025 से डीजी यूथ वेलफेयर और पीआरडी यूपी हैं। आईएएस अफसरों का काम होता है कि जहां पर भी रहें वो वहां की जो जनता है उसको न्याय दिलाने का काम करें, सरकार की योजनाओं को जमीन पर ले जाने का काम करें। आपको अगली स्टोरी दिखाते हैं कि आपकी कार फिलहाल बेकार नहीं है, वह पुरानी तो है लेकिन अगर फिट है सड़कों पर उसे चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। तब तक किसी भी वाहन के मालिक के खिलाफ सिर्फ पुराना वाहन होने के आधार पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न की जाए। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने यह आदेश दिया है। इस मामले में दिल्ली सरकार की पैरवी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की और पुराने वाहनों पर रोक लगाने से राहत देने का अनुरोध किया था। मेहता ने कहा कि कई लोग अपने वाहनों का उपयोग सीमित रूप से करते हैं, जैसे घर से दफ्तर तक आने जाने के लिए, लेकिन मौजूदा नियम के तहत इस तरह के वाहन को भी 10 साल के बाद बेचना पड़ेगा। जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा वो हम आपको जीपीएक्स के माध्यम से समझाते हैं। पहले कारें 40 से 50 साल तक चलती थी और विंटेज कारें आज भी मौजूद हैं। 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ उनकी गाड़ियों की उम्र के आधार पर कोई जबरन कार्रवाई नहीं होगी। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में करीब 1.106 लाख से ज़्यादा वाहन ऐसे हैं जिन्हें एंड ऑफ लाइफ यानी ईओएल माना जाता है। दिल्ली में लगभग 62 लाख ईओएल वाहन हैं, करीब 41 लाख 2 पहिया वाहन हैं, करीब 18 लाख 4 पहिया वाहन हैं। एनसीआर के बाकी हिस्सों में लगभग 44 लाख ईओएल वाहन हैं। ये आंकड़े सरकार के हाल के डेटा और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, जो पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान और नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं। जुलाई 2025 में दिल्ली सरकार ने नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल नीति लागू की थी। इस नीति के तहत पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर से फ्यूल देने से रोकने का फैसला लिया गया था, लेकिन जनता के तीखे विरोध के बाद ये नीति महज 2 दिन में ही रोक दी गई। दिल्ली सरकार ने माना कि इस बैन को लागू करने में लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी कई दिक्कतें थी। इसके बाद CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने नवंबर 2025 से दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियों को फ्यूल देने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया। दिल्ली सरकार ने इस निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि ये बैन वैज्ञानिक आधार पर लागू किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन लगाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सही ठहराया था। तर्क यह था कि 2013 में दिल्ली में औसतन प्रदूषण का लेवल 287 AQI था। नवंबर 2024 में प्रदूषण का लेवल औसतन 500 AQI से ऊपर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक 2013 में एक व्यक्ति औसतन 10 सिगरेट जितना धुआं प्रदूषण के जरिए अपने अंदर ले रहा था। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 38 सिगरेट तक पहुंचा, यानी प्रदूषण कम करने के चक्कर में पुरानी गाड़ियों पर लगाम लगाना मकसद था, लेकिन फिलहाल लोगों को किस चीज़ की राहत मिली है ये देखने वाली बात होगी। एक बड़ी दिलचस्प खबर आपको हम बताना चाहते हैं जो कि उत्तर प्रदेश की है। कांस्टेबल भर्ती को लेके ये दिलचस्प खबर है। जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी। इतने तगड़े कंपटीशन के बाद लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये बहुत कठिन है। लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी मिलने के बाद उसे छोड़ रहे हैं। इन्हें पुलिस की सरकारी नौकरी नहीं, आराम चाहिए। जी हाँ, 3568 युवाओं ने यूपी पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। 100 ने तो ट्रेनिंग के 1 महीने में ही इस्तीफा दे दिया। सवाल यह है कि ये लोग मेहनत से क्यों डर रहे हैं, ट्रेनिंग से क्यों घबरा गए। आपको बता दें कि यूपी में 60,244 पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती हुई थी। उनकी जगह अलग अलग ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन इनमें से 3,568 ने शुरुआत में ही नौकरी छोड़ी।
हैरानी की बात यह है कि नियुक्ति के पहले कड़ी ट्रेनिंग की नौकरी छोड़ने का बड़ा कारण बताया। सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज के लिए मैदान पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए इन्होंने नौकरी छोड़ दी। आपको बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 50 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। सोचिए कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा रही होगी, लेकिन आलस नौकरी पर भारी पड़ गया। सुबह जल्दी उठने की परेशानी की वजह से नौकरी छोड़ दी। पेपर ही ना देते, जिससे 3568 दूसरे युवाओं को मौका मिल जाता। ये आपने देखा कि आज जो हमने आपको अलग अलग दिलचस्प खबरें दिखाई, उसमें कई में अभी आगे प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो आखिरी खबर हमने आपको दिखाई कि कैसे युवा जो है सिर्फ सुबह मैदान में जाने को लेकर नौकरी छोड़ देते हैं, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। मैं समझता हूँ कि इस पूरे मुद्दे को लेकर इनके माता पिता, इनके अभिभावकों को इनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सुबह नहीं उठ सकते, मैदान में जाके कसरत नहीं कर सकते, दौड़ नहीं सकते, तो आपकी ज़िंदगी आने वाले समय में बहुत कठिन हो जाएगी। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। आप लोग देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। नमस्कार।